Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनका MHD 01 का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको उनके सैम्पल आंसर्स भी बताऊंगी कि उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आप कौन कौन से पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारे चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके और जो भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास आपके MHD के जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर्स को बाय करना चाहते हैं तो ये जो नंबर गिवन है या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है सेम नंबर हमारा MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपने गेस्ट पेपर ऑलरेडी परचेज कर लिया है तो ये जो मैराथन क्लास की PDF है आप वहाँ पे मांग सकते हैं। मेरी टीम आपको जो मैराथन क्लास की PDF है वो गेस्ट पेपर के साथ भेज देगी। सो नाउ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो पृथ्वीराज रासो से है। एग्जाम के अंदर इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, या तो उसकी प्रामाणिकता पूछी जाएगी या उसकी विषय वस्तु या फिर इसके काव्य रूप के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया है और एक ही क्वेश्चन में हम तीनों चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है इसको समझो क्या कि जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी साहित्य के आदिकाल का एक अत्यंत चर्चित और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। काफ़ी ज़्यादा इसमें बातचीत होती है और ये इम्पॉर्टेंट है, जिसे चंदबरदाई की कृति माना जाता है। यह केवल एक शौर्य गाथा नहीं बल्कि वीरता, प्रेम, इतिहास और लोक विश्वासों का मिला जुला व्यापक आख्यान है। इस कृति के 3 मुख्य पक्ष हैं: प्रामाणिकता, विषय वस्तु और काव्य रूप, जिसपे हमें विशेष रूप से विचार भी यहाँ पे करना है। तो ये केवल और केवल गाइस शौर्य गाथा नहीं है, बल्कि इसमें हमें वीरता, प्रेम, इतिहास और लोक विश्वासों का एक मिला जुला जो व्यापक आख्यान है वो देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले इसके प्रामाणिकता के बारे में समझेंगे। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के बीच लंबे समय से जो है मतभेद हम देखते हैं। प्रामाणिकता को जो मानने वाले हैं तो जैसे कि आपके मिश्र बंधु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, विष्णुलाल पांडे मानते हैं कि रासो का मूल रूप अवश्य रहा होगा और वही प्रमाणिक भी था। उनके अनुसार बाद के कवियों ने इसकी लोकप्रियता के कारण इसमें कई सारे नए नए प्रसंग जोड़ दिए, जिसके कारण आज यह अत्यधिक विस्तृत रूप में उपलब्ध है। तो एक तो हो गए आपके जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, वहीं दूसरे वो जो इसे अप्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर ओझा और रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों का मत है कि रासो में वर्णित कई घटनाएं ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल नहीं खाती हैं। ठीक है, क्या कि पृथ्वीराज रासो में जो घटनाएं दी गई हैं उनका इतिहास में हमें कोई साक्ष्य नहीं देखने के लिए मिलता। संयोगिता हरण, युद्ध वर्णन, तिथियों की त्रुटियां, इन सब के आधार पर वे इसे अप्रामाणिक या काव्य मूलक कल्पना मानते हैं। तो लेकिन सच यह है कि ना तो इसे पूर्णतः ऐतिहासिक माना जा सकता है और ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि ये पूरी तरह से कल्पना है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इतिहास के तत्व और काव्य की कल्पना दोनों का मिश्रण मुझे गहरा देखने के लिए मिलता है। इसलिए अर्ध ऐतिहासिक काव्य रहना सर्वाधिक उपयुक्त इसके लिए प्रतीत होता है। ठीक है, तो ना तो ये पूरी तरह से ऐतिहासिक मानेंगे हम, ना ही ये हमारे लिए कल्पना है। हम कह सकते हैं कि इसमें हमें दोनों का एक गहरा मिश्रण देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जो है आपका जो विषय वस्तु का विवेचन इसमें करना है। तो रासो की कथा का केंद्र बिंदु पृथ्वीराज चौहान का जीवन है, उनका शौर्य, उनके युद्ध, उनके राजनीतिक संघर्ष और संयोगिता के प्रति उनका प्रेम। काव्य में पृथ्वीराज की किशोरावस्था से लेकर मोहम्मद गौरी से युद्ध, संयोगिता हरण और आगे के संघर्षों तक का वर्णन मिलता है। कथा में वीरता की चमक है और प्रेम की आभा भी है। तो ये क्या हो गई आपकी कथा की मुख्य रेखा हो गई। रसों की बात करें तो गाइज हमें इसमें वीर रस और श्रृंगार रस जो है आपका वो विशेष रूप से देखने के लिए मिलता है। वीर रस में जो आपको युद्ध के वर्णनों में अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखेगा और श्रृंगार रस जो संयोगिता के प्रसंगों में गहरी संवेदनशीलता के लिए हुए हैं।
और आदिकालीन काव्य की परंपरा के अनुसार इसमें कई प्रसंगों को अलंकारिक और अतिशयोक्ति युक्त बना दिया गया है। इससे कथा अधिक आकर्षक हो जाती है, यद्यपि इतिहास से इसका सीधा मेल कम हो जाता है। तो यानी कि आपको इसमें बताना है कि क्या इसके अंदर कोई कल्पना या अतिशयोक्ति आपको देखने के लिए मिल रही है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जब आप बढ़ा चढ़ा के बातों को कहते हो। एंड अब आप इसके काव्य रूप का विवेचन करेंगे तो रासों का काव्य रूप उसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। इसमें प्रमुखतः डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ये भाषाएं आज भले कठिन लगें, पर उस समय शौर्य और उत्साह को व्यक्त करने में ये भाषाएं आपकी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती थी। इसके अलावा हमें इसमें छंदों की विविधता देखने के लिए मिलती है। तो रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है गाइस, रासों में क्या हुआ है, आपके अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, दोहा, कवित्त, सवैया, ये सब। तो छंद विविधता इसे प्रबंध काव्य का रूप प्रदान करती है। इसमें लयात्मकता भी बनी रहती है। इसके अलावा शैली, तो यद्यपि यह एक आपका क्या है, महाकाव्य है, पर इसकी जो शैली है उसमें आपको लोक कथन, संवाद, अतिशयोक्ति, वीर वर्णन और प्रेम प्रसंग सब मिलते हैं। शुकशुकी, संवाद जैसे कथन रूढ़ियाँ भी इसकी रोचकता को बढ़ाती हैं। तो आपको ये सारा, आप चाहें तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको क्या करना है गाइस, देखो आप सभी मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो, यू हैव ऑलरेडी वेरी, आप नॉलेजेबल हो। तो आपको क्या करना है कि ऐसा जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको लिख के आना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितना हमारी साइड से हो सकता है हम आपको उतना मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके, फिर आपको निष्कर्ष में बताना है कि पृथ्वीराज रासों को लेकर चाहे जितने मतभेद हों, परंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि यह हिंदी के आदिकाल का अत्यंत प्रभावशाली और विशिष्ट महाकाव्य है। इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह अवश्य है, पर इसकी विषय वस्तु, वीर श्रृंगार की प्रधानता, लोक आधारित भाषा और जो छंद विधान है वो इस जो ये हमारा पूरा साहित्य है इसकी अमूल्य धरोहर है। इतिहास, कल्पना, काव्य, इन तीनों का ऐसा सुंदर संगम हिंदी साहित्य में हमें विरले ही देखने को मिलता है, जैसा हमें इस वाले में साहित्य में देखने के लिए मिल रहा है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है जायसी के पद्मावत से जुड़ा हुआ, उसके अंदर आपको लोक जीवन और उसमें प्रतिपादित लोक तत्वों और विषय वस्तु का आपको पूरा विवेचन करना है। तो पद्मावत क्या है गाइस, तो पद्मावत केवल एक आपका प्रेम काव्य नहीं है, बल्कि मध्यकालीन भारतीय लोक जीवन, संस्कृति, रीति रिवाजों और सामाजिक यथार्थ का अत्यंत सजीव और बारीक चित्रण करने वाली कृति है। जायसी का यह काव्य सूफी प्रेम दृष्टि, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का ये काव्य है जिसमें आपको सूफी प्रेम दृष्टि और भारत की जो लोक संवेदनाएं हैं उनका एक संगम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये प्रस्तुत करता है। यह केवल काव्य नहीं है, बल्कि अपने समय के समाज का एक जीवंत दस्तावेज बन जाता है। इसमें हमें लोक जीवन का चित्रण भी देखने के लिए मिल रहा है। तो जायसी ने अपने समय की सामाजिक रचना को बहुत स्वाभाविक रूप से उकेरा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे वर्णों का उल्लेख, सामंती व्यवस्था, राजा महाराजाओं का जीवन और निम्न वर्ग की गतिविधियां, सबका संतुलित चित्र आपको इसमें मिलेगा। इससे उस समय की सामाजिक विषमताएं भी स्पष्ट होती हैं। फिर आपको इसमें लोक रीति रिवाज हो गए, जैसे कि विवाह, गौना, भोजन, ये सारे जो आपके लोक परंपराएं हैं उनका वर्णन आपको काफ़ी विस्तार पूर्वक मिलेगा। तो सबसे पहला आपको सामाजिक संरचना के बारे में पता लगेगा कि समाज की संरचना कैसी थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, अलग अलग वर्णों के बारे में आपको पता चलेगा। फिर आपको लोक रीति रिवाजों के बारे में इसके अंदर से पता चलता है। फिर आप देखेंगे पर्वों का और उत्सवों का वर्णन है, होली, फाग, इन सारे जो आपके त्योहार होते हैं उनका वर्णन है। कला और जो मनोरंजन है जैसे संगीत, नृत्य, स्त्रियों का फाग गान, ये सारा जो आपका कला मनोरंजन है इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। पद्मावती का सौंदर्य, नागमती का विरह, स्त्रियों का साहस और जो राजपूत स्त्रियां हैं उनके द्वारा किया जाने वाला जौहर, वो सारी चीज़ें नारी का आत्मसम्मान और सामाजिक मर्यादा का जो प्रतीक है वो आप इसके अंदर देखते हैं। फिर आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन से आपको लोक तत्व देखने के लिए मिलते हैं। तो लोक काव्य की परंपरा में प्रकृति मनुष्य के भावों की सहभागी होती है। पद्मावत के अंदर भौरा, काग, हिरण जैसे पशु पक्षियों का संदेशवाहक बनना लोक विश्वासों की याद दिलाता है। विरहग्रस्त प्रकृति नागमती के दर्द को भी गहरा बनाती है। तो क्योंकि इसके अंदर हम नागमती के बारे में पढ़ते हैं कि जो नागमती है
वो इस टाइम दर्द में है, तो वो अपना जो मतलब संदेश वाहक के रूप में पशु पक्षियों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो प्रकृति और लोक संवेदना का जो जुड़ाव है हम यहाँ पे देखते हैं। पनिहारी, महवट, बनिजारा, हाट बाजार जैसे जो शब्द हैं वो कवि के लोक संस्कारों से गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं। बनिजारा खंड में बाजार और व्यापारियों का जो चित्रण हमें मिलता है वो हृदय स्पर्शी दृश्य बना देता है। लोक कथाओं, गाथाओं और दास्तानी शैली का प्रयोग विशेष रूप से इसमें देखने के लिए मिलता है। सिंहल द्वीप का वर्णन, कीमती रत्नों का वर्णन और पात्रों का लोक नायक की तरह उभरना काव्य को व्यापक लोक आधार दे रहा है। तो कथन शैली में हमें क्या क्या, सिंहली द्वीप का वर्णन मिल रहा है, कीमती जो रत्न है, इन सब चीज़ों का वर्णन मिल रहा है। तो जायसी मुस्लिम कवि होते हुए भी हिंदू परंपराओं, देवी देवताओं और भारतीय रीति रिवाजों को खुले हृदय से वो स्वीकारते हैं। यह पद्मावत को भारतीय सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक बनाता है। तो देखो लोक तत्व के बारे में सबसे पहले आपने जो भी इसके अंदर लोक जीवन का आपको मिलता है, लोक जीवन कौन कौन से आपको लोक तत्व देखने के लिए मिल रहे हैं, कथन शैली कैसी है इसकी, हिंदू मुस्लिम का समन्वय देखने के लिए मिल रहा है। फिर आप इसकी विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। तो जायसी के लिए प्रेम केवल जो है गाइज वो लौकिक भाव नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। रत्नसेन पद्मावती की कथा में बाहरी प्रेम है, जबकि सूफी दृष्टि से यह मनुष्य और परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन जाती है। जो नागमती का विरह साहित्य में आपका जो है एक श्रृंगार आपको देखने के लिए मिलता है। विप्लंब जो आपका श्रृंगार है वो उनके वियोग में स्त्रियों की संवेदना, प्रकृति की उदासी और जीवन की जो शून्यता है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इसके बाद गाइस आप सूफी अध्यात्म का बताएंगे कि पद्मावत के अंदर आपको जो जायसी हैं वो प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते हैं। जो यहाँ पे पद्मावती है वो सत्य प्रेम का प्रतीक बन जाती है और रत्नसेन की यात्रा आत्मा की परमात्मा की ओर यात्रा का संकेत देती है। यह मसनवी शैली और सूफी परंपरा का उत्कृष्ट रूप आप इसमें देख रहे हो। तो जो सूफी अध्यात्म है और जो इसकी पूरी पृष्ठभूमि है वो इतिहास से जुड़ी है। जो हमारी घटनाएं हैं, पात्र हैं, उन सभी में कवि ने भरपूर कल्पना का सहारा लिया है। इसी कारण से दोस्तों पद्मावत इतिहास से अधिक कविता और संवेदना का ग्रंथ बन जाता है। तो पद्मावत के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर इसका आंसर कर पाएंगे। फिर गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उससे पहले एक बार इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो पद्मावत एक ऐसी कृति है जिसके अंदर हमें लोक, शास्त्र, इतिहास, कल्पना, प्रेम, अध्यात्म सब एक साथ देखने के लिए मिल रहा है। जायसी ने जो लोगों का जीवन है, लोक जीवन की सजीवता और सूफी अध्यात्म की गहराई को जिस अद्भुत संतुलन से प्रस्तुत किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। इस कारण पद्मावत केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति और मध्यकालीन समाज का एक अमूल्य सांस्कृतिक दस्तावेज बन जाता है जो आज भी उतनी ही जीवंतता से पाठकों को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मीरा के काव्य में सामंती रूढ़ियों के प्रति उनके विद्रोह तथा उनकी काव्य भाषा की विशिष्टताओं का समन्वित रूप से विश्लेषण करना है। ठीक है, तो मीरा के काव्य में दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्या वो रूढ़िवादी लोगों के प्रति विद्रोह करती हैं, और दूसरा उनकी जो काव्य भाषा है वो कितनी विशिष्ट है। तो मीरा का काव्य भारतीय भक्ति साहित्य में अपनी अलग पहचान रखता है। वह केवल एक भक्त कवित्री नहीं है बल्कि अपने समय की सामंती रूढ़ियों, पितृसत्ता, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाली एक सशक्त स्त्री चेतना का प्रतीक भी है। तो वो केवल भक्ति साहित्य के लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने के अलावा उनकी एक अलग पहचान है कि वो सामंती रूढ़ियों के खिलाफ थी, वो पितृसत्ता के खिलाफ थी, समाज में जो अन्याय था वो उसके विरुद्ध थी। उनके काव्य में हमें विद्रोह, प्रेम, भक्ति, स्वाधीनता और मार्मिक संवेदना सब एक साथ प्रवाहित होते दिखते हैं। यह विद्रोह केवल विचारों में नहीं बल्कि उनकी जीवन यात्रा, भाषा और काव्य में देखने के लिए मिलता है। तो क्या विद्रोह आपको देखने के लिए मिल रहा है आप उसके बारे में बताएंगे। तो सामंती वो रूढ़ियों के प्रति है, मतलब कि पितृसत्तात्मक जो बंधन है उनका वो विरोध करती है। ठीक है, पारंपरिक जो वैवाहिक जीवन है, ससुराल की मर्यादा, स्त्री के लिए जो कर्तव्य हैं उन सभी को वो क्या करती हैं गाइस, अस्वीकार करती हैं और कृष्ण को अपना वास्तविक पति मानती हैं। सासू, ननंद, हठीली जैसे पदों में वे स्पष्ट रूप से उन बंधनों की आलोचना करती हुई हमें देखने के लिए मिलेंगी। जो भी
मतलब कि जातिगत रूढ़ियां थी उन पे वो प्रहार करते, मतलब कि वो जाति को नहीं मानती। एक राजपूत कुल की स्त्री होकर दलित संत रैदास को गुरु बनाना तत्कालीन सामंती और जातिगत समाज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कदम था, यानी कि वो जातिवाद के पूरा विरुद्ध थी। यह घटना मीरा के सामाजिक विद्रोह की सबसे तेज आवाज़ों में से एक है, जब उन्होंने गुरु रैदास को अपना गुरु बना लिया था। उन्होंने खुले रूप से नृत्य किया, गीत गाए, साधुओं के साथ उठ बैठी, जब चाहे श्रृंगार किया, जो सामंती समाज की लज्जा और मर्यादा से जुड़ी रूढ़ियों के बिल्कुल विरुद्ध था। उनकी यह स्वच्छंदता स्त्री की स्वतंत्र सत्ता की घोषणा थी। ठीक है। मीरा ने राणा के राज्य को देसड़लो कहकर त्याग दिया। यह केवल परिवार का विरोध नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था का विरोध था जो स्त्री को केवल वंश कुल मर्यादा का साधन मानती थी। तो ओवरऑल वो धार्मिक रूढ़ियों से भी मुक्ति चाहती थी, तो वो किसी भी संप्रदाय, पद्धति, गुरु परंपरा में बंधना नहीं चाहती थी। उनकी भक्ति व्यक्तिगत, स्वच्छंद और निर्भीक थी। वह एक ऐसी भक्ति जो शास्त्रीय बंधनों की नहीं बल्कि हृदय की आवाज़ थी। तो ये मीरा के बारे में सारा आपको बताना है कि कैसे उन्होंने जो समाज में जो रूढ़ियाँ थी उनके प्रति वो कैसे विरोध करती हैं। फिर इनकी काव्य भाषा देखेंगे तो मीरा ने लोक भाषा का एकदम सहज प्रयोग किया है। राजस्थानी, ब्रज, गुजराती भाषा का मिश्रण देखते हैं। यह भाषा ना तो दरबारी है और ना ही शास्त्रीय, बल्कि जो जनता है, ठीक है, जनता के साधारण जीवन से जुड़ी हुई भाषा है। इसलिए उनके पद सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। उनकी भाषा बहुत सीधी, साफ और भावनात्मक है। जो वे महसूस करती हैं वही कह देती हैं। ओके, तो पिए को पंथ निहारत सिगरी रैन बिहानी हो, ऐसी पंक्तियां किसी भी विद्वतापूर्ण अलंकरण से अधिक गहरी लगती हैं। मीरा के पदों में प्रकृति, ठीक है, और आपका विरहिणी स्त्री और सांप, पिटारा, ये सब जो जीवन के प्रतीक हैं वो देखने के मिलते हैं। आक्रोश और स्पष्टवादिता देखने के लिए मिलती है कि कैसे वो समाज से, उनके अंदर जो समाज को लेकर असंतोष है वो देखने के लिए मिलता है। उनकी भाषा में स्त्री के अनुभव, विरह, पीड़ा, अपमान, अकेलापन, ये सब हमें सहज रूप से प्रकट होते देखने के लिए मिलते हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो मीरा का जो विद्रोह है वो केवल विचारों तक सीमित नहीं है, वह उनकी भाषा और शैली में समाहित है। उनकी लोक भाषा उन्हें आम लोगों से जोड़ती है और उनकी स्पष्टवादिता उनके विद्रोही स्वभाव को प्रकट करती है। जिस समाज में स्त्री को से चुप रहने की अपेक्षा की जाती थी, वहां पर उन्होंने खुलकर जोर से अपनी मतलब बात कही है। उनकी जो मतलब वो उनकी भाषा कैसी है, वो आम लोगों से जुड़ी हुई है। उनके काव्य में पितृसत्ता का विरोध है, जातिवाद का खंडन है, सामंती सत्ता पर वो प्रहार करती हैं और स्त्री स्वतंत्रता की मांग करते हुए भक्ति में भी वो काफ़ी आगे थी। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है कि तुलसीदास की सामाजिक चेतना तथा उनकी विचारधारा पर समन्वित रूप से आपको प्रकाश डालना है। तो तुलसीदास केवल आपके भक्ति काल के महाकवि ही नहीं हैं, बल्कि अपने समय के समाज सुधारक हैं। वो लोक चेतना के वाहक हैं और सांस्कृतिक समन्वय के प्रबल समर्थक भी थे। उनके चिंतन का मूल उद्देश्य ऐसा समाज बनाना था जहाँ धर्म, अर्थ, कर्म, करुणा सब कुछ हो और जीवन का आधार मर्यादा व नैतिकता हो। ठीक है, जहाँ पे लोगों में मर्यादा हो, वो ऐसा समाज बनाना चाहते थे। उनका साहित्य भक्ति का है, पर उसमें सामाजिक दृष्टि, मानवीय संवेदना और लोक मंगल की आकांक्षा बराबरी से उपस्थित है। तुलसीदास की सामाजिक चेतना में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने के लिए मिलता है? लोक मंगल की भावना। कैसे? तो उनकी रचनाओं में बार बार लोक कल्याण की जो भावना है हमें वो दिखाई देती है। रामचरितमानस के अंदर वो राम राज्य की कल्पना करते हैं और एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे दुख, भय, अभाव का स्थान ही ना हो। उनके सामाजिक चेतना विनम्र, मानवीय और कल्याणकारी है। वे साहित्य को जनता की बेहतरी का साधन मानते हैं। ठीक है, क्या कि जो साहित्य है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? जनता की बेहतरी, जनता को आप बेहतर बना सकते हो साहित्य से। राम राज्य उनके लिए केवल राजनीतिक आदर्श नहीं था, बल्कि नैतिक और सामूहिक जीवन का मॉडल था। यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सब अपने अपने धर्म का पालन करेंगे और शासन जनता के हितों में चलेगा। तो यह व्यवस्था उनके समय की अव्यवस्थित राजनीतिक स्थिति और बढ़ती अव्यवस्था का उत्तर भी थी।
ठीक है। तो एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था जिसे राम राज्य कहा गया उसकी वो कल्पना करते हैं। समाज की बुराइयों के बारे में वो पूरा चित्रण भी करते हैं। समाज में जो भी गरीबी थी, कर्तव्यहीन लोग थे, उनके बारे में, और जाति भेदों के बारे में भी, कि जो जाति के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों को हीन समझते हैं, उस पर भी वो कटाक्ष करते हैं। ठीक है। जैसे कि राम और भरत दोनों द्वारा निषाद, केवट, भिलनी जैसे पात्रों के प्रति जो प्रेम है वो दिखाकर वो सामाजिक आदर्श की पुष्टि कर रहे हैं। तो उनका संदेश क्या है कि मानवता जन्म से नहीं कर्म से बनती है। दशरथ का परिवार तुलसी के लिए आदर्श है, प्यार, अनुशासन, त्याग से भरा हुआ। वहीं रावण का परिवार आपका लोभ, अहंकार और फूट का प्रतीक है। इसके बाद तुलसीदास जी की पूरी विचारधारा को देखें तो समन्वयवाद है, यानी कि तुलसीदास के चिंतन में आपको समन्वय देखने के लिए मिलेगा। वे विरोधों को नहीं बल्कि पूरक धारणाओं जैसे सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, संस्कृत, अवधि, मतलब एक जो साहित्य की दोनों धाराओं के बीच में वो सेतु का काम करते हैं। वो मानते हैं कि ज्ञान मानव को विवेक देता है। ठीक है, कि जब आपके अंदर ज्ञान होता है तो आपके अंदर विवेक बढ़ता है। आपकी अगर आप भक्ति करते हो तो आपका हृदय पवित्र होता है। दोनों के बिना जो आपका जीवन है वो अधूरा है। तो ज्ञान और भक्ति दोनों की वो बात करते हैं, परंतु वो अंधभक्ति की बात नहीं करते। तो तुलसी के राम सगुण हैं पर उनका आधार निर्गुण ब्रह्मा में है। उनके लिए सगुण और निर्गुण एक ही परम सत्ता के विविध रूप हैं। यही कारण है कि वे भक्त को किसी भी मतभेद में पड़ने से रोकते हैं और आध्यात्मिक एकता का संदेश वो देते हैं। ठीक है, किसका संदेश देते हैं दोस्तों? आध्यात्मिक एकता का संदेश देते हैं। राम नाम की महिमा का वो गुणगान करते हैं और संस्कृत अवधि की सादगी को वो एक साथ जोड़ रहे हैं। तो ओवरऑल तुलसीदास की जो है सामाजिक चेतना और उनकी विचारधारा एक दूसरे से अलग नहीं है। वे एक ही धारा के दो पहलू हैं। लोक मंगल की भावना हमें देखने के लिए मिल रही है और समन्वय दृष्टि का आधार दोनों। तुलसीदास समाज में नैतिकता, कर्तव्य, पारिवारिक संतुलन और मानव एकता को स्थापित करना चाहते थे और यह लक्ष्य उन्होंने अपनी भक्ति विचारधारा के माध्यम से प्राप्त किया। ठीक है, तो वो क्या क्या चाहते थे? जो भी उनके लक्ष्य थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति उन्होंने दोस्तों भक्ति विचारधारा के माध्यम से की है। इस तरह उनका साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक मार्गदर्शन है जो धर्म, कर्तव्य और मानवता को एक सूत्र में बांधता है। तो तुलसीदास जी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड अभी हमारा ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको विद्यापति के युग का निर्धारण करते हुए उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में बताना है, फिर उनकी जो भाषा है उसके बारे में बताना है। तो विद्यापति लगभग ऐसे समय के कवि हैं जब भारतीय समाज आदिकाल से भक्ति काल की ओर बढ़ रहा था। यह युग राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक हलचलों और सामाजिक संक्रमणों से भरा हुआ था और विद्यापति इन सभी परिवर्तनों के साक्षी भी थे और संवाहक भी। मिथिला में ओइनवार वंश के दरबारी कवि के रूप में उन्होंने न केवल अपने युग की नब्ज पकड़ी बल्कि उसे काव्य, इतिहास और लोक संस्कृति में जीवंत रूप से दर्ज किया। ठीक है, तो ये विद्यापति के बारे में आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है कि वो किस समय के कवि थे। फिर उनका युग 14वीं से 15वीं शताब्दियों का टाइम पीरियड है जो कि संक्रमण काल था। उस टाइम पे आदिकाल की जो टाइम चल रहा था आपका, आदिकाल की जो वीर गाथा थी परंपरा वो मंद पड़ रही थी और भक्ति और लोक काव्य का स्वर, अब उस टाइम पे भक्ति और लोक काव्य का स्वर उभर रहा था। इस संक्रमण काल में वे एक सेतु की तरह दिखाई देते हैं। मतलब जब आपके चेंजेस आ रहे हैं तो वो एक सेतु यानी कि एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। वे ना तो पूरी तरह से आदिकाल के कवि हैं और ना ही भक्ति काल के। वे राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मी देवी के दरबार में प्रतिष्ठित पद पर थे जिससे उनका ऐतिहासिक अस्तित्व सिद्ध होता है। उनकी रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, समकालीन इतिहास के भी महत्वपूर्ण स्रोत वो माने जाते हैं। विद्यापति का जो समय है उस समय काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक संघर्ष भी हमें देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि मिथिला पर एक और ओइनवारों का शासन था, दूसरी ओर जौनपुर के मुस्लिम सुल्तानों का लगातार दबाव। ठीक है, तो मलिक अरसलान जैसे सेनापतियों के आक्रमणों ने देश में अस्थिरता बढ़ा दी थी और विद्यापति स्वयं कई राजनीतिक घटनाएं जो उन्होंने देखी, ठीक है, जैसे कि राजा गणेश्वर की हत्या, शिव सिंह को पुनः सत्ता दिलाने में उनका योगदान, ये जो चीज़ें हैं वो उन्होंने खुद से विटनेस की थी। ठीक है, वो इन चीज़ों के साक्षी थे और अपने दरबार के अंदर हम कहें तो वो काफ़ी ज़्यादा सम्मानित कवि थे। ओके, वे राजा और प्रजा दोनों के बीच एक पुल की भूमिका निभाया करते थे। समाज में जो भी विषमताएं थीं जैसे कि जातिगत, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी समस्याएं उस टाइम पे मौजूद थी और वो इनका प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं करते थे
पर उनकी रचनाओं में इन रूढ़ियों के प्रति क्षीण असहमति और मानवीय दृष्टि हमें स्पष्ट दिखाई देती है। वे धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय के पक्षधर थे, एक ऐसा दृष्टिकोण जो उस समय विशेष महत्व रखता था। ठीक है, उस समय ये सांस्कृतिक समन्वय की बातें करना, धार्मिक सहिष्णुता की बातें करना, ये बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ें थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब विशेष इनका महत्व था। उनकी भाषा उनके साहित्य व्यक्तित्व की मुख्य पहचान रही है। भाषा में हमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता और अत्यंत सरलता देखने के लिए मिलती है और श्रृंगार और भक्ति की अभिव्यक्ति हम वहाँ पे देखते हैं। श्रृंगार की स्पेलिंग इसमें कई जगह पे गलत लिखी हुई है, तो आप अपने हिसाब से गाइज उसको ठीक कर लेना। ठीक है, संस्कृत और मैथिली का एक सुंदर संगम हम देख पाते हैं कि भाई वो बहुभाषी कवि थे। संस्कृत की दार्शनिकता, अवहट की परंपरा, मैथिली की सहजता, वो सब हम इसके अंदर देख पाते हैं। तो विद्यापति का युग राजनीतिक संघर्षों, सांस्कृतिक बदलावों और सामाजिक जटिलताओं का युग था। एक और वो क्या देखते हैं, दरबारी जीवन, सामाजिक विषमताओं और बदलते समय की तस्वीर पेश करते हैं, और दूसरी तरफ मैथिली के गीतों में लोक जीवन का मधुर, मानवीय और संवेदनापूर्ण रूप भी प्रस्तुत वो करते हैं। तो उनकी भाषा मैथिल अवहट उन्हें भारतीय काव्य परंपरा में अद्वितीय बनाती है और उनकी रचनाएं आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक जीवंत सेतु के रूप में खड़ी हुई हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। आने वाले टाइम में हम न्यू वीडियोस भी आपके लिए लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे से आप अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं।